हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया काफ़ी कुछ रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी के जो बेसिक्स होते हैं वो हम लोगों ने समझ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग बस उसी के ऊपर थोड़ा बहुत और बिल्ड करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा जरा में। तो लेट्स सी कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने एक इस नाम का फॉर्मूला पढ़ा था, n0 e⁻ -λt। ये फॉर्मूले में हर एक चीज का मतलब पूछना चाह रहा हूं बस मैं तुमसे। n क्या है? n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियस। कौन से न्यूक्लियस भाई? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस या नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस एट टाइम t। एंड नॉट मतलब नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस एट टाइम 0। t is the time at which we are calculating this number of undecayed nucleus और lambda is the decay constant, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस के लिए एक और फॉर्मूला भी है, वो है n0 2⁻⁻T/T। यहां कैपिटल T डिनोट कर रहा है अब हाफ लाइफ, ठीक है। कैपिटल D डिनोट कर रहा है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है कितने टाइम में इनिशियल से आधे बचेंगे, कितने टाइम बाद इनिशियल से आधे बचेंगे। फिर अगली हाफ लाइफ में इसको इनिशियल मान के फिर हम बोल देंगे इसके भी आधे बचेंगे, फिर अगली हाफ लाइफ में उसके भी आधे बचेंगे। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला देखा, A = A0 e⁻⁻λt। अब ये किस चीज का फॉर्मूला है? A मतलब होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब होता है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। A मतलब होता है एक्टिविटी और उसका मतलब होता है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने न्यूक्लियस हमारे सैंपल में से टूट रहे हैं, ठीक है। A इज द एक्टिविटी एट टाइम t, A0 इज द इनिशियल एक्टिविटी यानी कि टाइम 0 की एक्टिविटी, लैम्डा और t तुम्हें पता लग ही गया है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख देते हैं और वो है A0 2⁻⁻T/T। बस इतने ही फॉर्मूले देखे थे? नहीं, एक और चीज थी। एक्टिविटी और n में एक रिलेशन है। एक्टिविटी टाइम t की, n अनडिकेड न्यूक्लियस टाइम t के, तो एक्टिविटी एट एनी टाइम is proportional to number of undecayed nucleus at that time and proportionality constant is decay constant। तो ये सबसे पहले फॉर्मूला हमने यही देखा था एक्चुअली। तो A is equals to lambda n। सिमिलरली तुम ये भी बोल सकते हो A0 is equal to lambda n0, क्योंकि इनिशियली अनडिकेड न्यूक्लियस n0 है तो इनिशियली एक्टिविटी A0 है, तो A0 विल बी इक्वल टू लैम्डा n0। और एक और फॉर्मूला जो हमने देखा था वो था T is equal to ln2 by lambda। ये रिलेशन है हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के बीच का। लैम्डा ln2 की वैल्यू क्या होती है? 0.693। तो कभी कभी हम वो पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने कल देखे थे। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और हम लोगों ने नहीं देखी थी जो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है कि यूनिट क्या होती है एक्टिविटी की। अभी के लिए हम लोगों ने एक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया था? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, यूनिट ऑफ एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड से एक्टिविटी को डिफाइन कर रहा हूं तो यूनिट भी यहीं से पता लग रही है। इसकी यूनिट होती है डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या डिके पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है डीपीएस। ये तो एक यूनिट है, ये यूनिट तो हम यूज करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ और भी इसकी यूनिट्स होती हैं, वो और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अलग यूनिट्स भी होती हैं इसकी, जैसे एक यूनिट होती है, एक ऐसी यूनिट होती है कि 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁶ डीपीएस। मतलब रदरफोर्ड में भी उसको मेजर किया जा सकता है। 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁶ डीपीएस। मुझे खुद याद नहीं आ रही है, हल्की हल्की याद आ रही है। 1 रदरफोर्ड इज 10⁶ डीपीएस, यानी कि 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को 1 रदरफोर्ड भी बोलते हैं। इसी तरीके से एक और थी 1 क्यूरी, मैडम क्यूरी के ऊपर 1 क्यूरी इज इक्वल टू, एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, थोड़ा सा चेक कर लेना, ये रटने वाली चीज मैं नहीं याद रख पाता हूं। 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस, ठीक है। तो कभी अगर क्वेश्चन इसके फॉर्म में मिल जाए तो तुम समझ जाना कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है, कितना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड की बात हो रही है। तो इतने न्यूक्लियस टूटते हैं अगर पर सेकंड तो हम बोलते हैं 1 क्यूरी इज द एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, एक और यूज किया जाता है 1 बेक्यूरेल, BQ। बेक्यूरेल की स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसे कुछ है, BEQUERAL, ऐसा कुछ है शायद, ठीक है। ये भी किसी का नाम है, ठीक है। 1 बेक्यूरेल इज इक्वल टू 1 डीपीएस, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स तुम लोग को देखने को मिलेंगी कई बार क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब तुम समझ लो कि क्या है, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट्स हैं, ठीक है।
तो ये यूनिट ऑफ एक्टिविटी हो गई। अब इसके अलावा एक चीज और जो शायद अब मुझे नहीं बताना चाहिए तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग को खुद सीखना चाहिए वो, बट मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, डिस्कस कर लेता हूं, तुम ट्राई करना खुद से आंसर करने का, ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहां लिख ही दूंगा। मैंने एक क्वेश्चन देखा अभी रिसेंटली, उसके अंदर लिखा हुआ था कि हमें यह बताना था कि बताओ पावर कितना एमिट होगा एक सैंपल से। इस टाइप का क्वेश्चन था कि हमारे पास एक सैंपल है, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर बोल दिया बताओ उस सैंपल से पावर कितना एमिट होगा, और ये बता दिया कि वो जो सैंपल है वो कैसे टूटता है, वो सैंपल का रिएक्शन क्या है, वो किस न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू टूटता है, ये सारी वैल्यूज पता थी, उनके मासेस भी पता थे कि कितना मास इनिशियली था और टूटने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका मास क्या था। और फिर ये पूछ रहा है कि कितना पावर एमिट करेगा वो सैंपल। क्या पूछना चाह रहा है ये, तो मैं बताता हूं। अगर तुम्हें रिएक्शन लिख के दे दी, बस मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अगर तुम्हें एक रिएक्शन लिख के दे दी गई तो रिएक्शन से तुम क्यू वैल्यू निकाल सकते हो, तुमने सीखा है रिएक्शन से क्यू वैल्यू निकालना। अब क्यू वैल्यू डिनोट करता है कि एक न्यूक्लियस टूटने से कितना एनर्जी निकलेगा, और अगर तुमसे यहां पर पूछा जाए कि कितने न्यूक्लियस टूट रहे हैं एक सेकंड में, तो वो कौन बता रहा है, वो तुम्हें एक्टिविटी बता रहा है ऑलरेडी। तो तुम सीधा लिख सकते हो कि अगर कभी तुम पावर निकालना चाहते हो, पावर रिलीज्ड एट टाइम टी, अगर तुम पावर रिलीज्ड एट टाइम टी निकालना चाहते हो तो तुम A इंटू क्यू कर दो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। एक्टिविटी इंटू क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन से तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना पावर रिलीज हो रहा होगा उस सैंपल से एट टाइम टी। अच्छा, एक और चीज पूछी गई थी उसमें क्वेश्चन में, टोटल एनर्जी रिलीज्ड टिल टाइम टी। एट टाइम टी नहीं बोलेंगे अब इसको ऑब्वियसली, टिल टाइम टी, टाइम टी तक टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हो चुकी थी। तो अब तुम कैसे निकाल सकते हो, अब तुम कैसे निकाल सकते हो, मैंने बोला ना खुद से सोचो, फिर मैं तो लिख ही दूंगा, खुद से सोचो। टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन टाइम टी, टाइम टी में टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। भैया हर एक न्यूक्लियस टूट के क्यू वैल्यू निकालता है, क्यू एनर्जी निकालता है। हर न्यूक्लियस अगर क्यू एनर्जी निकालता है, हर न्यूक्लियस अगर क्यू एनर्जी निकालता है, तो कितने न्यूक्लियस टूट चुके हैं ये क्या बताता है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस। तो पहले एन नॉट थे, एन बचे, तो टूटे कितने, टूटे एन नॉट माइनस एन, इतने टूटे, हर एक ने क्यू रिएक्शन क्यू एनर्जी निकाली, तो इतनी टोटल एनर्जी रिलीज हुई होगी टाइम टी तक। समझ में आई बात। तो ये कुछ नहीं, ये तो क्वेश्चन रिलेटेड मैं चीज बता रहा था, बट हाँ मैंने नई चीज अभी तक क्या पढ़ाई है इतनी देर में, बस ये, ठीक है। बाकी सब अपन का पुराना डिस्कशन था कल के फॉर्मूलेस का, और ये मैंने नया बताया, और ये तो मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है। चलो, तो यहां तक अगर तुम लोग को क्लियर है तो हम लोग अभी नेक्स्ट चीज पे बढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, नेक्स्ट सब टॉपिक बोल सकते हैं हम जिसको। तो नेक्स्ट सब टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा तुम लोग को, ओनली बाय द नेम ऑफ इट, डेटिंग, ठीक है। डेटिंग मतलब क्या करना होता है अपन को, इसके अंदर घूमने जाना होता है, घूमने नहीं जाना होता है अपन को। डेटिंग मतलब है अपन को डेट बताना है। किसकी डेट बताना है, डेट बताना है। जो भी चीज अपन के पास पड़ी होगी, अपन के पास जो भी चीज होगी उसकी डेट बताना है। वो पुरानी चीज होगी कोई सी और उसकी डेट बताना होती है। ये कब वो पैदा हुआ था, या वो कब वो मरा था, या वो कब वो जिंदा था, ठीक है। मतलब कोई भी चीज, जैसे मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ जो है, पेड़ भी मरते हैं ऑब्वियसली, तो एक पेड़ है, पेड़ का तुम्हें बहुत पुराना पेड़ जो है वो कटा कटाया मरा मराया दिखा, या वो इवन कैन लिविंग भी हो सकता है। तो उसका तुम चेक कर सकते हो वो कितना पुराना है यूजिंग दिस कंसेप्ट कॉल्ड डेटिंग, ठीक है। वैसे ही तुम चेक कर सकते हो कोई फॉसिल, जैसे डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं, कितनी पुरानी है, तो वो चेक कर सकते हैं वो कब जिंदा था, कितने टाइम पहले वो जिंदा था, या वो कब मरा था, हम वो टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डेटिंग से निकालते हैं। सिर्फ लिविंग चीजों के लिए नहीं होता, नॉन लिविंग चीजों के लिए भी होता है। जैसे पानी है कोई सा, तो पानी के लिए भी यूज करी जाती है कि वो पानी कितना पुराना है, कितना पुराना वो पानी है, उसके लिए भी यूज किया जाता है डेटिंग को। तो अलग अलग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज करके ये डेटिंग करी जाती है। मतलब ये कि जैसे अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो टूटता है और कुछ नई चीज बनाता है। हर रेडियो एक्टिव मटेरियल जब टूटता है तो उसकी एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ होती है मतलब कि हमें पता रहता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है ये इतने सालों में आधा हो जाता है अपने इनिशियल वैल्यू, इनिशियल नंबर से।
कोई और होता है तो वो कोई और मतलब वैल्यू शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूंगा तो शायद क्लियर हो जाएगा। C14 जो होता है ना वो C12 में टूटता है, और इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है ना वो होती है 5730 ईयर्स, इतनी ज्यादा होती है। सिमिलरली जब यूरेनियम की बात करते हैं हम, तो यूरेनियम जो 235 होता है वो भी किसी में टूटता है, आई डोंट रिमेंबर, बट उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है शायद 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स। समझना, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स, इतनी ज्यादा इसकी हाफ लाइफ होती है। सिमिलरली जो H3 होता है, H3 मतलब 1H3, 1H3 मतलब जैसे होता है ना हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रिशियम 1H3। ये ट्रिशियम जो होता है ये टूटता है हाइड्रोजन में, ठीक है, ये हाइड्रोजन बनाता है और साथ में कुछ कुछ बनाता है, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है सिर्फ 13 ईयर्स, ठीक है, इसकी हाफ लाइफ होती है सिर्फ 13 ईयर्स। तो तुम सोच रहे हो गैप कैसा है, ठीक है। तो मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि अगर जैसे हमें पता है कि हमारे पास कोई मान लो ग्लास भर के पानी है, और हमें पता है कि उसके अंदर इनिशियली कितना अमाउंट ऑफ ट्रिशियम था, और अब मैंने करंटली उसके अंदर मेजर किया और मुझे ये पता लग गया इतना अमाउंट ऑफ ट्रिशियम उसके अंदर है, तो मैं ये बता सकता हूं कि उसको कितना साल हो गया उस पानी को। सिमिलरली जैसे मान लो नंबर जरूरी नहीं है कि मुझे नंबर पता हो कितने एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि अगर मुझे ये पता है कि इनिशियली वो कितनी एक्टिविटी शो करता था, मतलब A0 पता था, इनिशियली वो कितनी एक्टिविटी शो करता था मतलब A0 पता था, और अब मैं चेक कर रहा हूं कि वो कितनी एक्टिविटी शो कर रहा है मतलब A पता है। इसके थ्रू भी तुम निकाल सकते हो कि वो कितना पुराना है, इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं कि वो कितना पुराना है। तो ये कहलाती है डेटिंग, ठीक है, ये कहलाती है डेटिंग बाय कंपेयरिंग द इनिशियल अनडिकेड न्यूक्लियस एंड द फाइनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस, या तो ये, या फिर बाय कंपेयरिंग द इनिशियल एक्टिविटी of the sample with the final activity of the sample, by comparing the initial activity of the sample and the final activity of the sample। अगर तुम्हें हाफ लाइफ या लैम्डा पता है, तुम सीधा फॉर्मूले में डालोगे A is equals to A0 2 to the power minus t by t, स्मॉल t की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल T मैंने लिख के बता दिया। A0 पता होना चाहिए और A पता होना चाहिए, मतलब इनिशियल एक्टिविटी पता होना चाहिए और नई एक्टिविटी मेजर कर लेना है हमें, ठीक है। तो ऐसे करके डेटिंग, मतलब कार्बन डेटिंग, ट्रिशियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, इसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ सकते हैं डेटिंग के बारे में। तो कार्बन डेटिंग के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये एक रिएक्शन सबसे पहले तो अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग की अपन बात कर रहे हैं, तुम चाहो कार्बन डेटिंग भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। C14 डिकेज इनटू C12, यहां मैं लिखूंगा अगर 6 तो ऑब्वियसली यहां भी लिखूंगा 6, दोनों कार्बन है। अच्छा बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, ये 6 है, ये 6 है, तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा 0। समझ में आई बात, ठीक है। फिर क्या बनेगा, यहां 14 है, यहां 12 है, तो यहां क्या बनेगा 2। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन सर अब क्या करें, क्योंकि मैंने गड़बड़ कर दी ना, ये इसमें टूटता ही नहीं है, ये इसमें टूटता है, याद ही नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है, इंसान होती, ठीक है। 6C14 जो होता है वो, अरे 7N होगा, 7N14 बनाता है, 7N14 बनाता है। 7N14 बनाने के बाद अब बता पाओगे कि क्या रिएक्शन होगी, कंप्लीट करो रिएक्शन। C है, नाइट्रोजन है, जो भी हो, यहां पर 6 है, यहां 7 है, तो यहां आएगा -1, और यहां 14 है, यहां 14 है, तो यहां आएगा 0। अब होता है -1 और 0, क्या होता है ये, बीटा पार्टिकल निकला। बट जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है रिएक्शन इनकम्प्लीट है अगर तुम एंटी न्यूट्रिनो ना निकालो, तो एंटी न्यूट्रिनो और निकाल दिया, और फिर उसके बाद लिख देना दिस रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। This reaction has a half life of 5730 years, ठीक है। तो ऐसा तुम लोग नोट कर सकते हो, हेडिंग डाल के, कार्बन डेटिंग डाल के तुम लिख लो, कार्बन डेटिंग हेडिंग डाल के कि दिस रिएक्शन इज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। फिर उसके बाद नीचे लिखना, फिर उसके बाद नीचे लिखना, फिर उसके बाद नीचे लिखना, ये रिएक्शन लिख लिए, दिस रिएक्शन इज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स लिख दिया। फिर उसके बाद नीचे लिखना, लिखो इन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए, ऑब्जेक्ट थोड़ी होते हैं लिविंग्स,
इन लिविंग बींग्स, ये जनरली लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है, इन लिविंग बींग्स the amount of C14 present per gram remains constant in living beings. The amount of C14 present per gram remains constant. Due to continuous intake of food. मतलब कहने का ये हो गया कि सर पर ग्राम हमारे अंदर C14 का अमाउंट कांस्टेंट कैसे रह सकता है? C14 तो कंटिन्यूसली टूट रहा है ना, हाँ, लेकिन हम कंटिन्यूसली खाना भी खा रहे हैं, उसके अंदर भी हमें C14 मिलता जाता है, तो हमारे अंदर पर ग्राम या पर केजी कुछ भी बोल सकते हैं हम, पर ग्राम अमाउंट ऑफ C14 जो है वो नियरली कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फिर उसके आगे लिखो दैट मीन्स the activity shown by 1 gram sample of a living being is a constant. It means the activity shown by 1 gram sample of a living being is constant. The activity shown by 1 gram sample of living being is constant. ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन से लिख लेना कि after the death of that being, the activity reduces. After the death of that being, the activity reduces कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे ना, ऑब्वियसली डिके होते जाएंगे तो कितने एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हैं वो कम होते जाएंगे, अब इनटेक तो हो नहीं रहा, तो नंबर ऑफ एक्टिविटी डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। सो इससे हमें ये पता लग गया कि फिर उसके नीचे लिख लो बाय यूजिंग A इज इक्वल टू A0 2 to the power minus T/T, we can calculate the time that has passed. By using A is equals to A0 2 to the power minus T/T, we can calculate the time that has passed since the death of that being. समझ में आ गया? बाकी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल में पूछ लिया सीधा कि इसका डबल क्या होता होगा, चलो छोड़ो। मान लो मैंने ये बोल दिया सीधा कि किसी एक क्या कहते हैं कोई फॉसिल है जिसके अंदर हमें पता है कि उसकी इनिशियल एक्टिविटी होना चाहिए थी, देखना मैंने बोला उसकी इनिशियल एक्टिविटी होना चाहिए थी 16 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 16 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड उसकी इनिशियल एक्टिविटी होती है पर ग्राम। अच्छा, ये पर ग्राम भी लेना पड़ेगा क्योंकि जितनी बड़ी बॉडी होगी उतने ज्यादा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड तुम्हें मिल जाएंगे, तो टोटल बॉडी से मतलब नहीं है, पर ग्राम से मतलब है अपन को। मान लो अभी मेजर किया और पता लगा कि भाई 8 DPS आ रहा है पर ग्राम, मतलब 8 डिसइंटीग्रेशन हो रहा है पर सेकंड पर ग्राम, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्टिविटी आधी हो गई है, यानी कि एक हाफ लाइफ बीत चुकी है उसको मरे हुए, और एक हाफ लाइफ बीत चुकी है मतलब 5730 ईयर्स बीत चुके हैं उसको मरे हुए, यानी कि जो चीज हमें मिली है वो कितनी पुरानी है, वो 5730 साल पुरानी है। ठीक है, तो ये अपन को ऐसा यूज करना होता है कार्बन डेटिंग का। ऐसी ट्रीशियम डेटिंग जो होती है वो यूज करी जाती है, जैसे मैंने बोला पानी की एज निकालने के लिए, क्योंकि उसमें भी यही कंसेप्ट लगता है। तो ट्रीशियम डेटिंग से पानी की एज निकाल के क्या करेंगे, तो वाइन की एज निकालते हैं कि वो वाइन कितनी पुरानी है। ठीक है, वाइन कितनी पुरानी है ये चेक करते हैं अपन लोग ट्रीशियम डेटिंग से। एक मतलब किसी किसी एरियाज में हो पाती है, कहीं कहीं नहीं हो पाती है वो, क्योंकि जहां पर क्या कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाई जाती हैं, जैसे कुछ एरियाज होते हैं जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए टेस्टिंग की जाती है, तो वहां पर ट्रीशियम का लेवल अपने आप बढ़ जाता है।
तो वहां पर नई भी होगी तो भी उसके अंदर एक्टिविटी ज्यादा दिखेगी, ठीक है। तो कहीं कहीं यूज कर पाते हैं इसको, कहीं कहीं नहीं कर पाते हैं, बट लेना देना नहीं है हमें उन सब चीजों से। हमें तो बस मतलब है कि कैसे कैलकुलेशन करके हम एज निकाल सकते हैं, और आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि कैसे कैलकुलेशन करिए, ठीक है। इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है कार्बन डेटिंग में। तो ये समझ में आ ही गया होगा, बहुत छोटी सी चीज थी, ज्यादा कुछ बचा नहीं है हमारा चैप्टर में। अब हम लोग आते हैं अगली चीज पे। अच्छा, पहले दो छोटी चीजें निपटा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मेजर चीज पे जाएंगे, ठीक है। पहले दो छोटी चीजें निपटा देते हैं। पहले तो ये निपटा देते हैं हम लोग कि एक चीज होती है मीन लाइफ नाम की। मतलब क्या होता है इसका, मतलब लिख लेते हैं। मीन लाइफ, जैसे हाफ लाइफ लिखी ना, वैसे मीन लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ मतलब होता है द टाइम इन विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम हाफ, ठीक है। मीन लाइफ का मतलब क्या होता है, मीन लाइफ का मतलब लिखो, मीन लाइफ का मतलब लिखो, देखो, all the nuclei in a sample have all the all the nuclei in a sample have different lives, मतलब have different lives मतलब कि सबकी अलग अलग जिंदगी है, नहीं सबकी अलग अलग जिंदगी का पीरियड है, ठीक है। have different लाइफ टाइम पीरियड लिख सकते हो, have different lives की जगह लाइफ टाइम लिख दो, have different लाइफ टाइम। All the nuclei in a sample have different lifetime, ठीक है। have different lifetime, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के लिख लो, मीन लाइफ रिप्रेजेंट्स द एवरेज लाइफ ऑफ दीज न्यूक्लियाई। मीन लाइफ रिप्रेजेंट्स द एवरेज लाइफ ऑफ दीज न्यूक्लियाई। मीन लाइफ रिप्रेजेंट्स द एवरेज लाइफ ऑफ दीज न्यूक्लियाई। मीन लाइफ रिप्रेजेंट्स द एवरेज लाइफ ऑफ दीज न्यूक्लियाई, ठीक है। मीन लाइफ रिप्रेजेंट्स द एवरेज लाइफ ऑफ दीज न्यूक्लियाई, ठीक है। अब सीधा मैं आंसर लिख रहा हूं, इसके डेरिवेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मीन लाइफ की वैल्यू आती है 1/λ। मीन लाइफ की वैल्यू आती है 1/λ, और जैसा तुम्हें पता है कि ln2/λ जो होता है वो हाफ लाइफ होता है। अच्छा, इसको अपन एक काम करें, TM नाम दे देते हैं मीन लाइफ को। ln2/λ हाफ लाइफ होता है, तो अपन अगर दोनों तरफ ln2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हाफ लाइफ बन जाएगा, तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू मीन लाइफ ln2। एक ये भी रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो मीन लाइफ को अपन लिख रहे हैं 1/λ, ये ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए मैं हाफ लाइफ के सामने कोई नंबर प्रेफर नहीं करता। ज्यादातर बुक्स में इसको t1/2 लिखा होता है हाफ लाइफ को, और मीन लाइफ को सिर्फ कैपिटल T लिखा होता है, बट हम नहीं लिख रहे हैं, हम मीन लाइफ को TM लिखेंगे और हाफ लाइफ को कैपिटल T, ठीक है। तो मीन लाइफ इज इक्वल टू 1/λ। हम इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, जबरदस्ती का लंबा डेरिवेशन है, किसी किसी बुक में छोटा सा डेरिवेशन दिया होता है, वो गलत दिया होता है, ऑल्दो सेम आंसर पे पहुंच जाते हैं वो, लेकिन वो गलत होता है डेरिवेशन, ठीक है। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू TM इंटू ln2, या मीन लाइफ इज इक्वल टू 1/λ। ये अपन ने नई चीज सीख ली और कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। तो ये तुम क्या कर सकते हो, अब अगर कभी तुम्हें मीन लाइफ दिया होगा तो उससे तुम लैम्डा निकाल सकते हो, या अगर तुम मीन लाइफ दिया होगा तो तुम उससे हाफ लाइफ निकाल सकते हो, और हमारे जो फॉर्मूले थे उनके अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये तो एक छोटी सी चीज थी। अब एक चीज हम देख लेते हैं जिसका नाम मैं रख रहा हूं कॉन्जिक्यूटिव, नहीं कॉन्जिक्यूटिव नहीं, कॉन्जिक्यूटिव वाला बाद में, पहले ये वाला साइमल्टेनियस डिके। साइमल्टेनियस डिके, साइमल्टेनियस डिके में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समझना। साइमल्टेनियस डिके में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल चीज है कि हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, लेट से वो एक X नाम का न्यूक्लियस है, वो X नाम का न्यूक्लियस Y में टूट सकता है, बट साइमल्टेनियसली X नाम का न्यूक्लियस Z में भी टूट सकता है, साइमल्टेनियसली। मतलब एक X नाम का न्यूक्लियस है जो दो तरीके के डिके शो कर सकता है, वो Y में टूट सकता है और मान लो कुछ अल्फा पार्टिकल बीटा माइनस भी कुछ निकाल रहा होगा, Z में भी टूट सकता है और कोई दूसरे प्रोडक्ट निकाल देगा कोई साथ में, ठीक है। तो दो तरीके की इसकी रिएक्शन हो सकती हैं, और दोनों रिएक्शंस के लिए मान लो तुम्हें यह पता है कि कितना इसका डिके कांस्टेंट है, कितना इसका लैम्डा की वैल्यू है। तो जैसे अगर मैं लिख दूं हैज दिस रिएक्शन हैज λ1 डिके कांस्टेंट, और मैं लिख दूं कि ये जो रिएक्शन है हैज λ2 डिके कांस्टेंट, ठीक है। तो मुझे यहां पर निकाल के बताना है कि X का हाफ लाइफ क्या है, या X का मीन लाइफ क्या है, या X का टोटल डिके कांस्टेंट क्या है। क्या मैं सीधा λ1 प्लस λ2 लिख सकता हूं, या फिर मुझे 1/λ1 प्लस 1/λ2 करके कुछ बोलना चाहिए, या मुझे λ1 प्लस λ2/2 बोलना चाहिए। मतलब क्या करूं, एग्जैक्टली क्या करूं कि मतलब अगर मुझे पता है कि X दो तरीके से टूट सकता है,
इस रिएक्शन का डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 है और इस रिएक्शन का डिके कांस्टेंट लैम्डा 2 है, तो इस x का टोटल डिके कांस्टेंट क्या होगा, मुझे ये निकालने का मन है। ठीक है, तो देखो अपन कैसे निकाल रहे हैं। मान लेते हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 0 या एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, मैं लिख रहा हूं एट टाइम t, अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई लिखूं x के, तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई x के है n। एट टाइम t इसके n नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस वाले रिएक्शन के थ्रू उसका एक्टिविटी क्या होगा, इस वाले रिएक्शन के थ्रू उसका एक्टिविटी क्या होगा। एक्टिविटी मतलब क्या था, एक्टिविटी मतलब था सिंपल सा कि एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, और एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन था। तो एक्टिविटी अगर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई की प्रोपोर्शनल होता है, और हमें पता है इस टाइम पे ये भले ही दो मेथड से टूट सकता है, लेकिन इस इंस्टेंट पे इसके एक्टिव न्यूक्लियाई है कैपिटल एन, तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाले मेथड से एक्टिविटी निकल के आएगी। एन डिनोट कर रहा है नंबर, एन इज नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ एक्स। At time t, n is the number of active nuclei of X. इसका मतलब by reaction 1 activity will be lambda 1 into n by reaction 1, और साथ में by reaction number 2 activity निकल के आएगी lambda 2 into n। अब एक्टिविटी निकाल दी मैंने। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी मतलब होता है कितना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो रहा है थ्रू दिस रिएक्शन, और इसकी एक्टिविटी मतलब हो जाएगा कितना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो रहा है थ्रू दिस रिएक्शन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इसका मतलब, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मतलब कि यहां से मैं बोल सकता हूं टोटल एक्टिविटी डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2, विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2। अब टोटल एक्टिविटी को भी मैं बोल सकता हूं विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। तो मैं अगर इसको लिख दूं लैम्डा इफेक्टिव इनटू n इज इक्वल टू लैम्डा 1n प्लस लैम्डा 2n, तो यहां से मेरे पास मिल गया लैम्डा इफेक्टिव इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। एक बड़ा सिंपल सा आंसर मिल गया हम लोगों को कि अगर एक रिएक्शन, एक न्यूक्लियस दो तरीके से टूट सकता है और दोनों केसेस की अलग अलग हाफ लाइफ है, अलग अलग मीन लाइफ है, अलग अलग डिके कांस्टेंट है, तो इस x के लिए इफेक्टिवली कितना डिके कांस्टेंट होगा ऐसे निकाल सकते हैं। करा क्या है, टोटल एक्टिविटी मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को हम बोल सकते हैं इफेक्टिव डिके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ऐसा करा, n कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आ गया। अब इससे हम लोग हाफ लाइफ का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, ln2 बाय t, ln2 बाय t1, ln2 बाय t2, लेकिन ln2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर तुम्हें पता है कि इस रिएक्शन के थ्रू हाफ लाइफ कितनी है और इस रिएक्शन के थ्रू हाफ लाइफ कितनी है, तो तुम बता सकते हो x की टोटल इफेक्टिवली हाफ लाइफ कितनी है। समझ में आई बात, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया जल्दी जल्दी लिख दो कुछ नीचे, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल लिख दो, मैं आंसर करूंगा, जल्दी लिख दो। तो ये आ गया हमारा इफेक्टिव हाफ लाइफ। तुम्हें अगर कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा कि भाई हमारे पास एक न्यूक्लियस है दो तरीके से टूट सकता है, ऊपर वाले रिएक्शन से टूटने में इतनी हाफ लाइफ है, नीचे वाले रिएक्शन से टूटने में इतनी हाफ लाइफ है, बताओ इफेक्टिवली उसकी हाफ लाइफ कितनी है, तुम ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मीन लाइफ भी निकल आएगा, क्योंकि मीन लाइफ तो सीधा 1/tm हो जाएगा, सीधा ये 1/tm इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2, बहुत सिंपल। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब देखो एक और चीज, इसी में एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है, इसी में साइमल्टेनियस डिके में ही एक और तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ये होता है कि हमारे पास एक कुछ सैंपल है ऑफ x नाम का एक सैंपल है जो दो रिएक्शन से टूट सकता है, y में टूट सकता है या z में टूट सकता है। ठीक है, दोनों का तुम्हें डिके कांस्टेंट उसने बता दिया कि इतना इतना डिके कांस्टेंट है, और हमें निकालने का मन इस बार होता है, इस बार ऐसा निकालना कुछ होता है कि ये निकाल के बताओ कि प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ कि ये वाली रिएक्शन फॉलो होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। Probability that the x will decay according to the reaction y,
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब इंस्टेंटेनियसली कभी भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, कोई भी इंस्टेंट पे निकालते हैं। जैसे किसी भी इंस्टेंट पे तुम्हें पता है कि इससे टूटने के नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कितने हैं, इस वाले रिएक्शन के थ्रू लैम्डा 1 इंटू एन, और टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कितने हैं तुम्हें पता है, लैम्डा इफेक्टिव इंटू एन। तो तुम सीधा बोल सकते हो भाई प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते ना, टोटल कितने टूट रहे हैं ये तुम्हें पता है, पर्टिकुलर रिएक्शन से कितने टूट रहे हैं ये तुम्हें पता है, तो उस वाली रिएक्शन से टूटने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, जितने उस रिएक्शन से टूट रहे हैं डिवाइड बाय टोटल, सीधा सीधा पता लग जाता है। तो वही चीज मैं यहां लिख रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट डिके विल हैपन फ्रॉम रिएक्शन नंबर, ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम रिएक्शन 1 विल बी P1 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, लैम्डा 1 n डिवाइड बाय लैम्डा इफेक्टिव इंटू n, तो वो बन जाएगा लैम्डा 1 n डिवाइडेड बाय लैम्डा इफेक्टिव इंटू n। एक्टिविटी डिवाइड करिए और कुछ नहीं है, तो आंसर आ गया लैम्डा 1 बाय लैम्डा इफेक्टिव। अब दूसरे वाला लिखना मैं जरूरी नहीं समझता कि रिएक्शन 2 से होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लैम्डा 2 बाय लैम्डा इफेक्टिव, ठीक है, लैम्डा 2 बाय लैम्डा इफेक्टिव। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट द डिके विल हैपन फ्रॉम रिएक्शन 1 या रिएक्शन 2, ठीक है। चलो, वेरी गुड 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 वेरी गुड, ठीक है। इतना पूरा नोट कर लो, फिर मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा, जल्दी से नोट कर लो। तो इसके बाद अब मैं जो तुम्हें नेक्स्ट चीज पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट चीज मैं बताने वाला हूं, ये हम बोल सकते हैं हमारी रेडियो एक्टिविटी आखिरी चीज है, ठीक है। ये हमारी रेडियो एक्टिविटी की आखिरी चीज है, जिसका नाम हम रख रहे हैं, जिसका नाम हम रख रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव डिके, जिसका नाम हम रख रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव डिके। कॉन्जिक्यूटिव डिके मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव डिके मतलब कुछ इस टाइप की चीज है कि हमारे पास समहाउ एक न्यूक्लियर एक्टिव न्यूक्लियाई, एक एक्टिव न्यूक्लियस का सैंपल हम किसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी तरीके से बना रहे हैं हम एक्टिव न्यूक्लियाई, और फिर ये एक्टिव न्यूक्लियाई जो है ये किसी और में टूट रहा है, लेट्स से वाई। हम किसी तरीके से एक एक्टिव न्यूक्लियाई बना रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली एक्टिव न्यूक्लियाई टूटता भी जा रहा है वाई में, और फिर हमें बताना है कि इसके एक्टिव न्यूक्लियाई कितने होंगे एट एनी टाइम टी। अब अगर तुम इसको गौर से देखोगे तो ये वही चीज हो गई जो मैंने एकदम न्यूक्लियर रिएक्शन के स्टार्टिंग में, यानी कि रेडियो एक्टिविटी के स्टार्टिंग में बताया था, वो पानी वाले एग्जांपल से, कि अगर हम लोग इनपुट भी दे रहे हैं और आउटपुट भी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर्स विल बी इक्वल टू इनपुट रेट माइनस आउटपुट रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर्स विल बी इक्वल टू इनपुट रेट माइनस आउटपुट रेट। तो यहां पर हम पहली बार इस टाइप का केस ले रहे हैं जिसके अंदर हम कंटिन्यूअसली और सैंपल इंक्रीज करते हैं, सैंपल बढ़ता जा रहा है हमारा और टूटता भी जा रहा है। तो यहां पर एक इनपुट रेट भी है और एक आउटपुट रेट भी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम पहला जो, मतलब कोई होगी मशीन हमारे पास, उस मशीन से हम एक्स क्रिएट कर रहे हैं, होगी कोई तरीका होगा, किसी तरीके से हम एक्स को क्रिएट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि किस रेट पे क्रिएट किया जा रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है, किया जा रहा है वो कांस्टेंट है, मैं यहां पर अल्फा लिख रहा हूं। और ये किस रेट पे टूट रहा है वो तुम्हें पता होता है कि अगर मैं बोलूं कि इसके किसी भी टाइम पे n नंबर ऑफ न्यूक्लियस है और इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा है, तो टूटने का रेट तो तुम्हें पता होता है लैम्डा n है। मतलब यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसका बोलना चाह रहा हूं, मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं कि चलो मैं इसका नाम रख रहा हूं ny, सॉरी ny करेगा जो कि थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो कौन सी चीज क्या डिनोट कर रही है, n क्या डिनोट कर रहा है बताओ तो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और ये मैं लिख रहा हूं एट टाइम t। एट टाइम t इसके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इतने हैं और इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिख सकता हूं ऑफ x, क्योंकि x है तो वो तो एक्टिव तो हो गई, ऑफ x, ये n डिनोट कर रहा है। एंड y क्या डिनोट कर रहा है, न्यूक्लियाई ऑफ y। ऑल्दो y इज नॉट एक्टिव, y जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, y फर्दर नहीं टूट रहा है, ठीक है।
और उसके बाद ये अल्फा क्या डिनोट कर रहा है? अल्फा डिनोट कर रहा है कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट ऑफ एक्स, ठीक है। और लैम्डा एन क्या डिनोट कर रहा है? ये तुम्हें पता है, डिके रेट ऑफ एक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी, इसी को तो एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता लग गई। अब अगर तुमसे पूछूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स, यानी कि dn बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स इक्वल टू dn बाई dt, ये किसके बराबर होगा? तो तुम बोल सकते हो प्रोडक्शन रेट माइनस डिके रेट के बराबर। प्रोडक्शन रेट माइनस डिके रेट के बराबर, इनपुट रेट माइनस आउटपुट रेट। अब मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम समझ गए होगे इनपुट रेट माइनस आउटपुट रेट क्यों किया। अब उसके बाद तुम्हें दिख ही रहा है अल्फा कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, एन अकेला है इधर वेरिएबल, इधर लिख लो अल्फा माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू dt। कहानी बड़ी सिंपल सी दिख रही है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन मारूं, टाइम जीरो पे मैंने बोला ये जीरो थे, मतलब टाइम जीरो पे मैंने बोला कि फैक्ट्री स्टार्ट करी थी, x एक भी नहीं था, एक भी x नहीं था मेरे पास टाइम जीरो पे। टाइम t पे n हो गए, तो टाइम t पर ये n नंबर पहुंच गया है। इंटीग्रेशन कर देते हैं यहां पर, ये बन जाएगा ln अल्फा माइनस लैम्डा n डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, और लिमिट डाल दी 0 से n इज इक्वल टू t, और लिमिट डाल दी 0 से t। यहां से आ गया माइनस लैम्डा को उस तरफ लेके जाते हैं, ये बन गया ln अल्फा माइनस लैम्डा n माइनस ln अल्फा माइनस 0, क्योंकि n की जगह 0 डालोगे, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बन गया ln अल्फा माइनस लैम्डा एन अपॉन अल्फा विल बी 1 माइनस लैम्डा बाय अल्फा एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। e की पावर 1 माइनस लैम्डा बाय अल्फा एन इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी को उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो थोड़ा सा, रिजल्ट मिलेगा n इज इक्वल टू अल्फा बाय लैम्डा 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x एट एनी टाइम t। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x एट एनी टाइम t, इतने न्यूक्लियस होंगे x के एट एनी टाइम t। अच्छा, इसका तुम ग्राफ तो समझ ही गए होगे, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी है, तो ग्राफ तो समझ ही गए होगे। ग्राफ होगा ऐसा, अचीविंग अ कांस्टेंट वैल्यू, और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी अल्फा बाय लैम्डा। अच्छा, ये है n और ये है t। दो चीजें मुझे इसके अंदर और मन कर रहा है, ये अल्फा बाय लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू क्यों आ रही है? अल्फा बाय लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू क्यों आ रही है? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। इसको थ्योरेटिकली सोचो, क्या ये तुम बिना इतना लंबा सॉल्व करे डायरेक्टली निकाल सकते थे कि अल्फा बाय लैम्डा विल बी द फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर टाइम इंफिनिटी? ये सोच सकते थे क्या? सोचो। देखो, पहले इनिशियली x के कितने न्यूक्लियाई थे? 0। जैसे ही तुम इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, प्रिपरेशन रेट ज्यादा रहेगा, टूटेंगे कम। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम है ना तुम्हारे पास। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम है तुम्हारे पास, तो डिके रेट तो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है, एक्टिव न्यूक्लियस। तो डिके रेट उतना ज्यादा नहीं होगा, अल्फा ज्यादा होगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारे पास नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे और डिके रेट भी साथ में बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब नंबर ऑफ न्यूक्लियस created per second will be equal to number of nucleus decayed per second, यानी कि जब इनपुट रेट और आउटपुट रेट बराबर हो जाएंगे तो अब नंबर चेंज होना बंद हो जाएगा। मतलब कब ये n चेंज होना बंद हो जाएगा? जब अल्फा और लैम्डा n बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही तुम अल्फा इक्वल टू लैम्डा n डालोगे, n की वैल्यू अपने आप ही तुम्हें अल्फा बाय लैम्डा मिल जाएगी। यानी कि जब अल्फा बाय लैम्डा नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो फिर नंबर n में चेंज होना बंद हो जाएगा, n विल बिकम अ कांस्टेंट। ठीक है, ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था तुमसे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि अल्फा बाय लैम्डा ही क्यों आंसर आया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है तुमसे कि बताओ ny का क्या वैल्यू होगी, या कैसे निकाल सकते हैं ny की वैल्यू क्या होगी? मतलब एट टाइम t कितने न्यूक्लियस हो गए होंगे y के, एट टाइम t कितने न्यूक्लियस हो गए होंगे y के, y के कितने न्यूक्लियस हो गए होंगे टाइम t पर, y के नंबर ऑफ न्यूक्लियस बताना है एट टाइम t। सोचो सोचो सोचो, पॉज करके सोचो, भले ही मुझे सोचो लेके।
बाकी मैं तो बता ही रहा हूं। देखो y के अगर तुम्हें न्यूक्लियस निकालना है तो तरीका बड़ा सिंपल है। ऐसे सोचो कितने न्यूक्लियस बनाए थे फैक्ट्री ने, अल्फा न्यूक्लियस पर सेकंड बन रहा है, तो टी टाइम में कितने न्यूक्लियस बना दिए थे x के, अल्फा इंटू टी। अल्फा न्यूक्लियस पर सेकंड बन रहे हैं, तो टी टाइम में इसने फैक्ट्री ने बना दिए थे अल्फा टी नंबर ऑफ न्यूक्लियस, x के अल्फा टी नंबर ऑफ न्यूक्लियस बना दिए थे। और हर एक y में टूटता है, कभी ना कभी तो टूटता है, लेकिन अभी तुम्हारे पास n नंबर ऑफ x के न्यूक्लियस है, n नंबर ऑफ x के न्यूक्लियस है, तो अल्फा टी बने थे, nx बचे, तो टूटे कितने, अल्फा टी माइनस nx। तो तुम लिख सकते हो अल्फा टी माइनस n विल डिनोट द आंसर। ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y एट टाइम t, और यहां पर n की वैल्यू जो है वो यहां से उठा के डाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन जिसको मैं अब लिखूंगा भी नहीं क्योंकि वो तो बहुत ही आसान है। एक्टिविटी ऑफ x एट टाइम t, एक्टिविटी कैसे डिनोट करते हैं, एक्टिविटी मतलब होता है लैम्डा n। लैम्डा n अगर तुम यहां से निकालोगे तो बहुत अच्छा आंसर मिलता है, अल्फा इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो ये आ जाता है इसका एक्टिविटी ऑफ x न्यूक्लियस एट टाइम t। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस पूरी कहानी को नोट कर लो, पूरी चीजों को नोट कर लो जो भी मैंने यहां पर बताई। इन पे क्वेश्चंस हम करेंगे, मैंने बोला ना ये लास्ट चीज है, हाँ लेकिन मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव डिके में ये पहला केस है। एक और केस मैं बताऊंगा लेकिन मैं उसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उतनी मैथ्स नहीं आती है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा बता दूंगा तुम लोग को कि क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो मैं बता दूंगा क्या कर सकते हैं, बाकी तो ऊपर है, तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो तो ये चीज पूरी नोट कर ली होगी, तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो फिर से उसी टाइप की कुछ कहानी है कॉन्जिक्यूटिव डिके वाली ही, कि किसी तरीके से x को प्रिपेयर किया जा रहा है और फिर उसको फर्दर वो जो है फर्दर y में टूटता जा रहा है। अच्छा, इसमें मैं किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना सकता हूं, जैसे पिछली बार मैंने क्या बना दिया था कि फैक्ट्री जो है वो कांस्टेंट रेट पे x को क्रिएट कर रही है, बट मैं उस रेट को चेंज कर सकता हूं। उस रेट को मैं बोल सकता हूं कि द रेट एट विच x इज बीइंग क्रिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, the rate at which x is created is inversely proportional to time, the rate at which x is created is proportional to time का स्क्वायर। ऐसे करके कुछ भी करके मैं तुम्हें एक रिलेशन बनाने को बोल सकता हूं, लेकिन तरीका वही है, इनपुट रेट माइनस आउटपुट रेट से तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम ऐसा बोलने वाले हैं कि x जो है वो तो टूट रहा है y में। इनिशियली अगर मैं टाइम जीरो की बात करूं, अगर मैं टाइम जीरो की बात करूं, अगर मैं टाइम जीरो की बात करूं तो x न्यूक्लियस है, y के जीरो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये टाइम जीरो की बात हो रही है। अब ये x प्रिपेयर किया जा रहा है वो बताता हूं। x जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है बाय यूजिंग सम अदर न्यूक्लियर एक्टिव, न्यूक्लियरली एक्टिव, रेडियो एक्टिव कोई और एलिमेंट। ठीक है, अब जैसे इसको अपन कैसे डिनोट करें, z डिनोट करेंगे तो अच्छा ही लगेगा ना, x y उधर लिख दिया, z इधर लिख दिया, क्या करें, पता नहीं आ रहा, z ही लिख देते। चलो तो मान लेते हैं एक z नाम का न्यूक्लियस है जिससे x बन रहा है और x से y बन रहा है, और एट टाइम t इक्वल टू 0 इसके n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे। अब तो टाइम t की बात करूं तो इसके n नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, या nz बोल देते हैं, न्यूक्लियस है, और इसके ny न्यूक्लियस है। ठीक है, अब मुझे निकालने का मन है कि बताओ एट टाइम t इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, nz, nx और ny की वैल्यू क्या होंगी एट टाइम t। अच्छा, सबसे पहली चीज तुम्हें ये तो समझ में आई गई होगी कि इसके टूटने का डिके रेट होगा, देखना लैम्डा वन अगर इसका डिके कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं लैम्डा 1 या लैम्डा आई कर दें इसे, लैम्डा आई। क्यों? क्योंकि ये x के लिए इनपुट है, हम x के लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनपुट वाले रिएक्शन का डिके कांस्टेंट और किसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस से मतलब है इसको, इस रिएक्शन को इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस से मतलब है, यानी कि nz से मतलब है, तो मैं लिखूंगा लैम्डा आई nz, ये इनपुट हो गया। सिमिलरली इस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूं लैम्डा ओ nx, लैम्डा आई डिनोट कर रहा है इनपुट रिएक्शन का डिके कांस्टेंट, लैम्डा ओ डिनोट कर रहा है आउटपुट रिएक्शन का डिके कांस्टेंट। इस वाली रिएक्शन का रेट यानी कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड डिपेंड करता है x के नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे, तो nx डाला यहां पर। इस वाली रिएक्शन का नंबर ऑफ डिकेज पर सेकंड डिनोट करता है z के नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे, इसलिए लैम्डा आई इनटू nz डाला।
अच्छा, इस पूरी कहानी में भी मुझे ऑलरेडी nz की वैल्यू पता है। कैसे सर, आपको कैसे पता है? मैं लिखूंगा तो मैं समझ में आ जाएगा। n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा आई टी, ये nz है भाई। z को कोई लेना देना नहीं है कि x आगे टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, z को पता है कि वो था n नॉट, टाइम t के बाद बचे nz। क्या रिलेशन होता है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस एट टाइम t और नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस एट टाइम 0 का? नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। इस रिएक्शन के लिए लैम्डा लैम्डा आई है, तो डाल दो, आंसर आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ nz, दिस इज द वैल्यू ऑफ nz। अच्छा सर, अच्छा nz भी पता है और ny भी पता होगा अपन को। ny तो अपन को पता रहता है ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे और कितने बचे उसके हिसाब से। नहीं, ny तो हम nx के टर्म्स में निकालेंगे, तुम्हें पता है, पिछली बार भी हमने यही किया था। तो nx अब निकालना जरूरी है, ठीक है। तो अब nx निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं फिर से वही कुछ लिखूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ x इज इक्वल टू इनपुट रेट माइनस आउटपुट रेट। समझ में आया? अब इसमें nz की वैल्यू हम यहां से उठा के डाल सकते हैं, तो डाल देते हैं। तो ये लिखा मैंने dnx बाय dt इज इक्वल टू लैम्डा आई n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा आई टी माइनस लैम्डा नॉट nx। nx इधर भी है, nx इधर भी है, nx की वैल्यू तो ही निकालना है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये एक बड़ा ही टफ सा इंटीग्रेशन आ गया। मतलब देखो, इसमें टाइम भी है, nx भी है, मैं इनको सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो मैं dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस तरफ, देखते हैं कुछ रिजल्ट मिलता है क्या। वैसे मुझे सही बताऊं तो मुझे नहीं पता ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि इसको रटना पड़ता है और मैं रटते नहीं बनता मुझसे फिर ये। तो अच्छा, अब बात ये आती है कि सर अगर ये वाली मैथ्स मतलब ऐसी है कि जो आपको सॉल्व करना नहीं आती है, तो क्या ये JEE में आ सकता है? एक बार आया है, एक बार आया है, सिर्फ एक बार। जब सब्जेक्टिव एग्जाम्स हुआ करते थे उस जमाने में एक बार ये आया था। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी हो सेम चीज है, पढ़ी होगी शायद तुमने, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं आया, फिजिक्स में आया था। फिजिक्स में आया था, लेकिन साथ में उन लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल्स के टर्म्स में सॉल्व करने का फॉर्मूला लिख दिया था नीचे, कि ये ऐसी अगर तुम्हारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन बने तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो उन लोगों ने लिख दिया था वो। ऑल्दो अगर नहीं भी लिखेंगे अब अगली बार तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बार पूछ लिया है। तो इसलिए एक बार हम लोग को जज कर लेना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। dt से मल्टीप्लाई किया है ना बस मैंने, हाँ ठीक है, माइनस लैम्डा नॉट nx dt, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, पर मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। अब देखो बात तो ये आ जाती है, रट कर बैठा हूं मैं, है ना, तो मुझे याद आ रहा है हल्का सा, कहीं देखा था मैंने कि e टू द पावर लैम्डा ओ टी से मल्टीप्लाई करो इसे, e टू द पावर लैम्डा ओ टी से मल्टीप्लाई करो। लैम्डा ओ मतलब आउटपुट है ना, ये लैम्डा आई एन नॉट ई टू द पावर, ये बन जाएगा लैम्डा ओ माइनस लैम्डा आई इंटू टी डी टी माइनस लैम्डा नॉट एन एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा ओ टी डी टी, माइनस नहीं प्लस, लैम्डा ओ टी से मल्टीप्लाई किया ना, ई टू द पावर लैम्डा ओ टी डी टी। क्यों किया सर? मुझे खुद नहीं पता क्यों किया, इससे कुछ हो जाता है। अच्छा ये डी एन एक्स है बाय द वे, कि इसको लेके आए इस तरफ, ठीक है, e टू द पावर लैम्डा ओ टी डी एन एक्स प्लस लैम्डा ओ एन एक्स ई टू द पावर लैम्डा ओ टी डी टी इज इक्वल टू लैम्डा आई एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा ओ माइनस लैम्डा आई टी डी टी। क्यों किया? अब देखो, हाँ ये जो है ना, ये जो है ना, दिस कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर लैम्डा ओ टी एन एक्स। देखो अगर तुम एक प्रोडक्ट रूल लगाओगे इसमें, तो अगर मान लो पहला बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन ये बन गया, दूसरा बाहर मतलब nx बाहर करो और e टू द पावर लैम्डा ओ टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा तुम्हें e टू द पावर लैम्डा ओ टी लैम्डा ओ डी टी, तो e टू द पावर लैम्डा ओ टी लैम्डा ओ डी टी। तो ये जो पूरी चीज है लेफ्ट हैंड साइड की, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, और जो राइट हैंड साइड की चीज है उसमें तो लैम्डा आई एन नॉट ये कांस्टेंट है, और सिर्फ इसका अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब मैं इंटीग्रेशन अगर लगाऊं
तो अब मेरा आंसर आ जाएगा, अब मेरा आंसर आ जाएगा टाइम 0 पे nx कितना था 0, टाइम 0 पे nx कितना था 0, और टाइम t पे nx है nx, तो इसका इंटीग्रेशन d ऑफ ये विल बी डायरेक्टली लैम्डा ओ टी और नीचे लिखा होगा nx, बाद में nx की जगह 0 डालोगे तो यही बचेगा बस तुम्हारे पास और कुछ नहीं, इज इक्वल टू यहां पर इंटीग्रेशन से मिलेगा लैम्डा आई एन नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर लैम्डा ओ माइनस लैम्डा आई टी डिवाइडेड बाय लैम्डा ओ माइनस लैम्डा आई, और 0 टू t तुम इसका वो डाल दोगे लिमिट्स, तो पहले अगर t डालेंगे तो यही का ही बनेगा और फिर प्लस 0 डालेंगे तो e टू द पावर 0 तो 1 होता है, तो एक -1 करके इसके अंदर एक चीज मिल रही है मुझे, तो अब मुझे इसको बस अब मैं यहीं छोड़ रहा हूं, मैं इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा, नहीं हो सकता है सॉल्व थोड़ा सा, तो nx की वैल्यू आ रही है लैम्डा आई, देखना लैम्डा आई एन नॉट अपॉन लैम्डा ओ माइनस लैम्डा आई, देखो ब्रैकेट में क्या है, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय e टू द पावर लैम्डा ओ टी, ऐसा ही है, तो वो बचेगा e टू द पावर माइनस लैम्डा आई टी, e टू द पावर माइनस लैम्डा आई टी, फिर बाद में लिखा है जब 0 डालोगे तो बचेगा -1 से इसको डिवाइड करोगे तो फिर ये आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा ओ टी, ठीक है, तो ये आंसर आ गया मेरा फाइनली, जैसे तैसे मैंने निकाल दिया, बट अगेन मैं बता दूं तुम्हें कि ये वाला इंटीग्रेशन आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें जेडब्ल्यू को वाले को पूछना चाहिए, इवन एडवांस में भी नहीं पूछना चाहिए, एक तो लेंथी है, एडवांस में भी लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते, टफ होते हैं बट लेंथी नहीं होते हैं वो, एक तो लेंथी है, ऊपर से ऐसी चीज पे बेस्ड है जो शायद तुम लोग मैथ्स में नहीं सीखते हो कि मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, आई डोंट नो सीखते हो कि नहीं, याद नहीं है मुझे इतना, और वो तो मुझे याद था हल्का सा कि कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है, बट एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला और उसमें उन्होंने लिख दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा आंसर होता है, ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये पूरी कहानी तुम्हें समझ में आ गई हो पूरी तरीके से। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देंगे, क्योंकि बाकी सब हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग का न्यूक्लियर फिजिक्स भी यहां पर थ्योरेटिकली खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 1 हम कर चुके हैं, मतलब हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शंस तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मुलाकात होती है अपन की नेक्स्ट लेक्चर में।